हमारी आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जब अंग्रेजी हुकूमत के चलते लाखों मदरासियों को अपना घर गंवाना पड़ा और उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ा। ये आज आपको हमारी ये दर्दनाक कहानी वाकिफ करवाएगी। दौर था 1943 का, जब भारत अंग्रेजों की बेड़ियों तले बंधा हुआ था। आए दिन उन्हें मुल्क से खदेड़ने के लिए नए नए मोर्चे खोले जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दूसरे विश्व युद्ध से पूरी दुनिया सहमी हुई है। दुनिया भर में तमाम देश अलग अलग गुटों में बंट गए हैं। जहां एक तरफ यूनाइटेड किंगडम ने राष्ट्रवादी देश के साथ मिलकर हिटलर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं जापान ने जर्मनी का साथ देते हुए उन सभी देशों पर हमला बोल दिया है जहां जहां पर अंग्रेजों ने कब्जा किया है, और इन्हीं में से एक है भारत। आलम कुछ ऐसा हो गया है कि जापान मद्रास को पूरी तरह से तहस नहस करने पर उतारू हो गया है, जिसके चलते वहां की 70% से ज्यादा आबादी भाग खड़ी हुई। कोर्ट, सरकारी दफ्तर, दुकान बंद हो गई है और सब कुछ हफ्ते में एक दिन खुले आसमान के नीचे चलने लगा। लेकिन जापान था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 11 अक्टूबर 1943 की रात तो उसने मद्रास प्रेसिडेंसी को बम के धमाके से दहला दिया, और इसी शोर शराबे के बीच जुड़ती है इस दास्तान की शुरुआत। यहाँ हमें बीच समुंदर का दृश्य दिखाई देता है, और यहाँ नाव में सवार कामरान और अंग्रेजी ऑफिसर इरविन थॉमस एक दूसरे पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं। तभी जोरदार गोली की आवाज आती है, जिसके साथ ही पहला चैप्टर यहीं समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में हमें कामरान और उसकी दादी मुथु मारी को दिखाया जाता है, जो अपनी बहन अलामो की शादी में लगे हुए हैं। लेकिन उसका छोटा भाई चोकू अंग्रेजी अफसर को मारने के झूठे आरोप में कैद है। कामरान अपनी बहन से वादा करके आया है कि वो उसकी शादी से पहले भाई को छुड़ा कर लाएगा, और इसके लिए दादी के साथ मद्रास के लिए वो निकल पड़ता है। यहाँ पर समुद्र के किनारे ही छोटा रूम बनाया गया है। जापानियों के हवाई हमले से बचने के लिए बंकर की व्यवस्था भी की गई है, और साथ ही साथ लोगों को कुछ जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जा रही है। इसी दौरान यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर मार्टिन मैरीकॉम पहुंचता है, जो सुबैया नाम की किसी अपराधी को ढूंढ रहा है। तभी सिविल कोर्ट के नजदीक मौजूद एक पुलिस अधिकारी को कामरान अपने भाई की रिहाई के लिए सिमाडो को एसपी का रिकमेंडेशन लेटर दिखाता है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि चोकू बेकसूर है। लेकिन पुलिस अफसर ये मानने को तैयार ही नहीं था। कामरान उसके लिए गुजारिश भी करता है, परंतु कोई भी उसकी नहीं सुनता। उल्टा एक अंग्रेज ऑफिसर कामरान को ही उसे ही थप्पड़ मारने लगता और उसके भाई के केस का इंचार्ज बताते हुए धमकी देता है कि मेरे रहते हुए 3 साल से पहले वो बाहर नहीं आने वाला। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि आसमान में जापानियों के फाइटर प्लेन लहराने लगते हैं, जिसे देखकर पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। मौका देखकर कामरान अपने भाई चोकू को वहां से उठाकर समुद्र के किनारे मौजूद अपनी नाव की तरफ लेकर जाने लगता है, मगर पैर में चोट लगने की वजह से चोकू चल नहीं पा रहा था। इसीलिए अपने भाई से कहता है कि वो जाकर नाव को तैयार करे, तब तक वो वहां पहुंच जाएगा। अब कामरान भागकर नाव को निकालने लगता है। तभी वहां कुछ लोग मदद के लिए उसके पास आते। नेक दिल कामरान सभी को अपनी नाव में बैठा लेता है, इस बात से अनजान कि जल्दबाजी में उसका भाई वहीं रह गया, जिसे अब दोबारा पुलिस पकड़ चुकी है। जब ये बात उसे मालूम पड़ती है तो वो नाव को उल्टी तरफ मोड़कर अपने भाई को बचाने के लिए दोबारा से किनारे की ओर मोड़ता है। लेकिन वहां चंद पुलिस अधिकारी बेकरारी से उसका इंतजार कर रहे थे। दादी मुथुराई कामरान को नाव दोबारा समुद्र की तरफ मोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि चोकू के बाद अब कामरान भी पुलिस की गिरफ्त में आए। आखिर कुछ ही दिन बाद उसकी बहन की शादी भी है। ऊपर से कामरान के जिंदा रहने से चोकू से वापस आने की उम्मीद बढ़ जाती है, जिसके कारण ना चाहते हुए भी बेचारा कामरान को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ता है। हालांकि दूर खड़े पुलिस वाले उसे बार बार वापस बुला रहे थे, साथ ही साथ चिल्ला के ये भी कह रहे थे कि उस नाव में बहुत बड़ा आतंकी है। लेकिन कामरान दूर होने की वजह से उनकी कोई आवाज उसे सुनाई नहीं देती, और नाव समुद्र की गहराइयों के बीच चलती जाती है। उस नाव में कुल मिलाकर 9 लोग मौजूद थे, जिसमें राजा नाम का एक पढ़ा लेखक, लाल नाम का राजस्थानी जमींदार, नारायण नाम का एक ब्राह्मण, उसकी बेटी लक्ष्मी और विजय महिला के साथ उसका बेटा मागेश मौजूद था। कुछ घंटे यूं ही चलने के दौरान विजया कामरान से पूछती है कि अभी हमें और कितनी देर चलना पड़ेगा, तो वो बताता है कि उन्हें यहाँ से 12 मील दूर समुद्र सीमा पार करनी पड़ेगी। वहां पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस किसी भी समय शिकार बना सकती है। तभी यहाँ एक शख्स मुथैया कहता है, हम लोग यहाँ काफी देर से कम एक दूसरे का नाम तो जान ही सकते हैं। जिस पर विजया अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरे पति कांग्रेस के लीडर है, जिन्हें विजयवाड़ा के जेल में बंद कर रखा है। मैं यहाँ काम की तलाश में आई थी, लेकिन यहाँ आकर फंस गई। इसके बाद मथुराई अपना परिचय देते हुए कहता है कि मेरा पोता कामरान और हम कासीमेडू से हैं। तभी नारायण खुद को एक बेरोजगार बताते हुए कहता है कि ये मेरी बेटी लक्ष्मी है, जो 5वीं पास है।
और तांजोर से कर्नाटक म्यूजिक सीखना चाहती है। इसके बाद लाल उन सभी को बताता है कि वो राजधानी से और यहाँ ट्रेन लेट होने की वजह से फंस गया। इसके बाद राजा उनसे कहता है कि मैं एक लेखक हूँ और पलक्कड़ से ताल्लुक रखता हूँ। सबकी बातें सुनने के बाद कामरान बोलता है कि मतलब यहाँ पर कोई भी मद्रासी नहीं है, सब के सब बाहरी हैं, बस कमाने के चक्कर में यहाँ आए थे। लेकिन मैं बता दूं कि मेरी दादी असली मद्रासी हैं, जिनके लिए उनकी आखिरी सांस तक मद्रास की धरती ही स्वर्ग होगी, फिर चाहे ये जापानी कितना भी बम क्यों ना गिरा दें। इसी दौरान उसे पुलिस के इलेक्ट्रिक बोट की आवाज आती है। वो अपनी नाव की दिशा साउथ की ओर बदल देता है। उधर बोट में नारायण के बगल में एक चूहा जाता है तो वो उसे भगाने लगता है और नाव से फेंकने की कोशिश करता है। कामरान चूहे को छूने से मना करता है तो नारायण बोलता है कि आखिर इस नाव में चूहे का क्या रिश्ता। तो कामरान कहता है कि रिश्ता तो तुम्हारा भी इस नाव से कोई नहीं है, अच्छा होगा शांति से बैठ जाओ और समझो कि यहाँ 9 नहीं बल्कि 10 लोग हैं। अब थोड़ी देर बाद अचानक राजा उठकर उसकी जगह ले लेता है और उसे कुछ देर आराम करने को कहता है। इस दौरान कामरान की जेब से उसके भाई का अंग्रेजी अफसर द्वारा लिखा गया रिकमेंडेशन लेटर जेब से नीचे गिर जाता है। मुठैया उसे उठाकर पढ़ता है और कहता है कि ये तो बहुत ही काम की चीज है, इसकी बदौलत तुम अपने भाई को रिहा कर सकते हो। अब जब वो उस खत को वापस दे रहा होता है कि तभी नाव में एक झटका लगता है जिससे वो खत उड़कर दूसरी तरफ चिपक जाता है और देखते ही देखते समुद्र में लहराने लगता है। अब कामरान भी बिना अपनी जान की परवाह किए अपने भाई के बेगुनाह सबूत को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन हवा के बहाव के कारण वो न जाने कहां गायब हो गया, जिसके बाद बेचारा कामरान को वापस नाव में आना पड़ता है। आज वाकई उसका दिन बेहद बेकार है। पहले आंखों के सामने से भाई को छुड़ा कर नहीं ला पाया, अब उसकी बेगुनाही का सबूत, आखिरी उम्मीद भी उसके हाथों से जा चुकी है। अब वो इसी कश्मकश में लगा हुआ था कि उसे आगे एक ब्रिटिश जहाज के टुकड़े मिलते हैं। यहाँ पर खाने पीने की चीजें भी पड़ी थी। अब वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए इधर उधर देख रहे होते हैं कि तभी पीछे से इनकी बोट पर इरविन थॉमस नाम का एक अंग्रेजी अधिकारी चढ़ जाता है, जिसे देखकर वो सभी हैरत में पड़े थे। जब नाव पर भारी वजन होने की वजह से कामरान उसे नाव से नीचे उतरने के लिए कहता है तो इरविन अपनी बंदूक दिखाकर सभी को शांत करता है और फिर सभी अपनी जगह पर दुबक कर बैठ जाते हैं। सब उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुंचा, तो वो बताता है कि यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी जापानी पनडुब्बियों ने अचानक हम पर हमला कर दिया, जिसके चलते 3 जहाज वहीं पर तहस नहस हो गए। मैं किसी तरह जिंदा बच गया। फिर वो हवा में बंदूक लहराते इस नाव को अपना बताते हुए कामरान को ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहता है। अब बेचारा कामरान पलक झपकते ही अपनी नाव के मालिक से नौकर बन जाता है। 4 घंटे बीत जाने के बाद तभी दादी मथुराई को इंजन की आवाज आती है। इरविन तुरंत ही भाप लेता है कि यह जापानी की बोट है। अपने पास मौजूद जापानी झंडे को लहराने लगता है। जब जापानी बोट नजदीक आती है तो सभी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, मगर इरविन को होशियारी के बदौलत आखिरकार जापानी धोखा खाने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें अपना आदमी समझकर वो नाव को वापस मोड़ लेते हैं, जिससे इन सभी की जान बच जाती है। अब देखते ही देखते 5 घंटे बीत चुके। अचानक इरविन कामरान को नाव को रोकने के लिए कहता है, फिर अपने डिवाइस को निकालकर इस बात की पुष्टि करता है कि उन सभी ने समुद्री सीमा को पार कर लिया। यहाँ तक कि उसे 2 मील और लगेंगे, यानी कि अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर नाव में मौजूद सभी लोग कामरान का धन्यवाद करने लगते हैं, क्योंकि आखिर आज उसकी बदौलत उन सब की जान बची है। फिर इरविन उनसे 2 घंटे के लिए वहीं आराम करने को बोलता है, ताकि तब तक जापानी गोलीबारी बंद हो जाए। अब ये समय बिताने के लिए मांगेश लक्ष्मी से गाना गाने के लिए कहता है और वो इतना प्यारा संगीत सबके सामने पेश करती है कि हर कोई दंग रह जाता है। सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। इस बीच अरविंद को रेडियो सिग्नल बजने लगता है, जहां में मालूम पड़ता है कि जापान ने कोई बमबारी नहीं की, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह थी। दरअसल कुछ अंग्रेजी जहाज हवा में करतब दिखा रहे थे, जिन्हें जंगी समझकर लोग डर गए। साथ ही साथ इरविन को रेडियो सिग्नल पर मौजूद अपने आदमी से यह भी मालूम पड़ता है कि वो इस बोट में है और एक आतंकी भी छुपा हुआ है। ये सुनकर इरविन सतर्क हो जाता है। बंदूक को हाथ में थामे उन सभी पर बारी बारी से तान कर कहता है, अच्छा होगा कि तुम में से जो भी आतंकी है वो अभी मेरे सामने आ जाए, वरना अगर मैंने ढूंढ निकाला तो वो जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद जहाज का माहौल पूरी तरह से खराब हो जाता है। इरविन सबको गौर से देखता और फिर मुथैया से कहता है, कहीं तुम तो वो अपराधी नहीं हो। मुथैया उसको अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है, मैं कोई लाइब्रेरियन नहीं हूँ, बल्कि एक CID ऑफिसर हूँ जो खुद इस नाव में उसी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए बैठा हूँ। बस कुछ देर में मैं उसे पकड़ लूंगा और फिर आपको सौंप दूंगा। अब सभी एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। तभी अचानक नाव के अंदर पानी भरने लगा। कामरान इरविन पर जोर से गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ओवरलोड मत करो, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम सबसे आखिरी में आए हो, इसीलिए फौरन नाव से बाहर निकल जाओ।
ये सुन इरविन गुस्से से तिलमिला जाता है। कामरान को अपना नौकर बताकर नाव से कूदने को कहता है, तो कामरान बोलता है कि अगर मैं नाव से खुद गया तो मेरी दादी का कौन ख्याल रखेगा। जिस पर इरविन बोलता है, तुम्हारी दादी वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हैं, इनकी मरने की उम्र हो चुकी है और इसीलिए इन्हें समुद्र में फेंक दो। बस इरविन ने इतना ही बोला था कि कामरान उसे घूंसे से मारना शुरू करता है और दोनों के बीच जोरदार झड़प होती है, जिससे इरविन उस पर गोली भी चला देता है। लेकिन नाव में मौजूद पालतू चूहे की बदौलत उसका निशाना चूक जाता है और गोली सीधे कामरान के कान के बगल से निकल जाती है, जिससे नाव में एक और छेद हो जाता है। अब सभी लोग कपड़ा लगाकर छेद को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई है कि नाव से किसी 3 लोग को कूदना पड़ेगा। कामरान कहता है कि ये नाव मेरी है और ये मेरी दादी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, बाकी अब तुम लोग फैसला कर लो कि कौन कूदेगा और कौन रहेगा। इरविन ये सुन अपनी बंदूक की गोलियां देखने लगता है, जिसमें अब केवल 2 ही गोली बची है। वो लोग कोई फैसला करते तभी यहाँ एक शार्क आ जाती है, जिसे देख नाव में हड़कंप मच जाता है। कामरान उनसे शांत रहने को कहता है और जल्द से जल्द इस चीज का फैसला करने के लिए कहता है कि कौन 3 लोग कूदेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा देर ऐसे ही कंडीशन रही तो नाव डूब जाएगी। अब सीआईडी ऑफिसर मुथैया उनसे कहता है कि कुछ ही देर में मैं टेररिस्ट को पकड़ लूंगा, एक आदमी तो वैसे भी कम हो जाएगा, बाकी 2 लोग कौन है, अब फैसला कर लो। कामरान काफी देर से आसमान को निहार रहा है। मुथैया पूछता है कि आखिर वो बार बार ऊपर क्यों देख रहा है, तो वो कहता है बादल 2 भागों में बट रहा है और हवा ऊपर की ओर बढ़ रही है, जिसका साफ मतलब है कि तूफान आने वाला है। मगर आप ये बात कभी किसी से ना कहिएगा। और इससे थोड़ी देर बाद रेडियो पर तूफान की खबर सुनाई देती है, जिससे सभी खौफ में आ जाते हैं। अब कोई भी चारा ना बचने पर कामरान सबकी जान बचाने के लिए तरकीब लगाता है। पानी में कूदकर नाव को दोनों तरफ से रस्सी से बांधने की कोशिश में लगता है ताकि तूफान से बचा जा सके, लेकिन तभी बदकिस्मती से वो शार्क वापस आ जाती है और कामरान का पैर रस्सी में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। सभी उसे आवाज लगाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। वो खुद को छुड़ाने में असमर्थ था और मौत उसके करीब आ रही है। इस बीच लक्ष्मी शार्क का ध्यान भटकाने के लिए नाव पर पड़ी आखिरी मछली के टुकड़े को फेंक देती है, जिसे चबाकर शार्क तो वहां से चली जाती है और यहाँ कामरान की जान बच जाती है। परंतु अब उनके पास खाने के लिए एक निवाला भी नहीं बचा। एक तरफ जहां समय बीतता जा रहा है तो दूसरी तरफ धीरे धीरे नाव भी अब खतरे में आ रही है, लेकिन बोट पर कोई भी अपनी जिंदगी को देने को तैयार नहीं है। वहीं नारायण अपने आप को ब्राह्मण कुल का बोलकर सबसे सर्वपल्ली बताता है, तो वहीं इरविन सभी को अपना गुलाम कह रहा था। तभी गर्भवती विजया खड़ी होती है और नाव से कूदने को कहती है, लेकिन इससे पहले बस उसकी यही ख्वाहिश थी कि उसके बेटे मागेश के इलाज के लिए बॉम्बे में अस्पताल में भेज दिया जाए। और फिर विजया अपनी जान देने के लिए नाव की छोर पर खड़ी हो जाती है, मगर बार बार अपने बेटे को देखकर उसकी हिम्मत डगमगा रही थी। आखिर यहाँ एक नहीं 3 जिंदगियों का सवाल था, एक जो उसके गर्भ में है, दूसरा जो अभी रो रहा है और तीसरा वो खुद। कामरान उसके एहसास को समझता है और उसके बेटे के पास कुछ देर समय बिताने को कहता है। देखते ही देखते हवाएं भी अपना रुख बदल लेती है। बादल पूरी तरह से साफ हो चुका है। कामरान लक्ष्मी से कहता है कि गाना गाते वक्त तुम मुझे बार बार क्यों देख रही थी और अभी भी तुम्हारी निगाहें हर वक्त मेरी तरफ क्यों रहती है। आखिर मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ। मैंने अपनी शक्ल कई बार समुंदर के पानी में देखी है, जिसे देखकर मैं खुद भी थूक देता हूँ। अच्छा होगा कि अब मुझे तुम ना देखो, बस यही कहना था। लक्ष्मी बोलती है कि सुंदरता सिर्फ शक्ल से नहीं बल्कि इंसान की नीयत से होती है, और ना ही मैं जात पात पर विश्वास करती हूँ। मुझे तो विश्वास है आपकी जज्बातों पर, आपकी बहादुरी पर। जिस तरह आप हम लोगों की जान बचा रहे हैं, मेरी लिए किसी करिश्मे से कम नहीं है। अब मैं नहीं जानती कि ये मेरा प्यार है या कुछ और। शायद हम जब तक किनारे तक पहुंचेंगे तो उसका फैसला हो चुका होगा। आप मेरे हाथों से बनी इस रुमाल को तोहफे के रूप में रख लीजिए। थोड़ी देर बाद सभी लोग को होश आ जाता है, पर हैरत की बात यह थी कि यहाँ दादी मथुराई भी उठी थी, बस वो सोने का नाटक कर रही थी। अब देखते ही देखते 28 घंटे बीत चुके हैं। राजा नाव पर खड़े होकर एक और चलने लगता है तो कामरान उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इसमें वो नाव के 2 टुकड़े कर देगा। लेकिन राजा को गलती से ये सुनाई नहीं देता और इस वजह से कामरान गुस्से में चीज से हमला करता है, जो कि गलती से नाव के पालतू चूहे पीही को लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर राजा को अफसोस होता है कि किसी बेजुबान की जान लेने के लिए अल्लाह से वो माफी मांगता है। साथ ही साथ उसे इस चीज का भी एहसास होता है कि दुनिया में अपने गुस्से को कंट्रोल करने से बड़ी कोई बहादुरी नहीं होती। लेकिन शायद राजा को अपनी गलती सुधारने का एक मौका जल्दी मिल जाता है, क्योंकि मरने से पहले पीही ने 2 चूहे को जन्म दिया था, जिसे देखकर राजा काफी खुश होता है। परंतु ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि शार्क एक बार फिर वापस आ चुकी है और सभी लोग हड़बड़ा जाते हैं। इस बीच अरविंद की बंदूक जेब से गिर जाती है, जिसे उठाकर मुथैया
सीधे एरविन के पैर पर गोली मारता है और कहता है कि ये लोग जिस आतंकवादी को ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आवाज उठाने वाला हर भारतीय इन लोगों के लिए आतंकवादी लगता है, लेकिन अपनी नज़र में मैं सुभाष चंद्र बोस का इंडियन नेशनल आर्मी का विंग कमांडर हूँ। अब ये बोट मेरी है। जिसके बाद वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर सिगार को जलाने लगता है और सब लोगों से कहता है कि सब लोग मुझे यहाँ कमांडर करके बुलाएंगे, बाकी एरविन को तो मैं पानी में फेंक दूंगा, बाकी को कौन 2 लोग होंगे उनका फैसला भी मैं ही करूंगा। फिर वो सबसे पहले एरविन को 10-12 थप्पड़ जड़ते हुए कहता है कि तुम हमारे रूलर बनोगे, बॉस बनोगे, हमें मैनर सिखाओगे। फिर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर मौजूद एक जापानी मिसाइल बम को निकाल कर उन्हें दिखाता है और बोलता है कि अगर मद्रास के तट पर जापानी फायर फाइटर की अफवाह ना उड़ती तो मैं वहां पर यह बम लगाकर न जाने कितने अंग्रेजों को तबाह कर देता। फिर एक के बाद एक सबसे सवाल जवाब करने के लिए अपने पास बुलाता है। दादी से पूछता है कि आपसे किसने कहा था कि अच्छे और बुरे लोगों के साथ एक साथ व्यवहार करना चाहिए। वो कहती हैं कि प्यार का मतलब यही है कि सबके साथ एक साथ व्यवहार करो। तो गुस्से में मुथमैया उनसे कहता है अच्छा होगा कि आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। अब वो कामरान को बताता है कि जब तक गुलाम किसी काम में व्यस्त रहेगा वो अपनी आज़ादी की मांग नहीं कर सकता। तुम भी इतने सालों से इसी धोखे में रह रहे हो, अंग्रेजों की गुलामी की और अब पावर देकर मेरे सामने झुक गए। चलो जाकर चप्पू संभालो। फिर वो एरविन के हाथ पैर बांधकर उसे पानी में फेंकने की तैयारी करने लगता और जिन 2 लोगों को नाव से कूदना था उनका भी नाम एक चिट्ठी में लिख देता है। इस बीच राजा शार को मारने के लिए तैयार की गई चाबुक मुथैया की तरफ कर देता है, जिसे कामरान उसकी मदद करता है, लेकिन ये कोई उसकी जान नहीं लेना चाहता, बस उसके हाथों से बंदूक छीनना चाहते हैं। मुथैया उन्हें समझा रहा होता है कि मेरे कहने पर चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो लोग नहीं सुनते और तभी एरविन थोड़ा सा दम लगा चाबुक मुथैया के सीने में फूंक देता है, जिससे वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाता है। अब लक्ष्मी 2 और लोगों का लिखा हुआ कागज पढ़कर देखती तो सबको कोसने लगती है, क्योंकि यहाँ पर मुथैया ने किसी की जान लेने का जिक्र नहीं किया था, बल्कि उस पेपर पर यह लिखा था कि वो कैसे बच सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा था कि कैसे एरविन को समुद्र में फेंक कर वो लोग लक्ष्मी और मागेश को नाव की लकड़ी के ऊपर छोर की लकड़ी को काट कर अगर तैरते हुए पिरामिड बना सके तो लक्ष्मी और मागेश का कम वजन होने की वजह से उन्हें उसमें बैठा सकते हैं, और अगर इस बीच शार्क वापस आ गए तो उन्हें नाव के कुछ देर के लिए वापस बुला लेंगे। इसे हंगेरियन मेथड कहा जाता है। लेकिन अब यह काम काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मुथैया का खून जरूरत से ज्यादा बह गया। तभी नींद में ऑक्सीजन सिलेंडर फेंकने के दौरान लाल से वो जापानी समुद्री बम में गिर जाता है। अब तो मानो उन्हें मरने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि कुछ ही देर में वो फटने वाला था। अब यहाँ मुथैया सुभाष चंद्र बोस के साथ अपनी फोटो को दिखाता है, उन्हें बताता है कि नेताजी को न गांधी की पॉलिसीज पर भरोसा है न जिन्ना की, इसीलिए जापानीज को हम ही लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत बम फेंकने का सुराग दिया। वो अपने आखिरी शब्दों के साथ उन लोगों को समझाते हैं कि उन्हें आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं। फिर जय हिंद के नारे के साथ वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी बॉडी को समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाता है और यहाँ एरविन को छोड़कर सभी को उनके जाने का अफसोस था। इसी बीच दादी मधुमारी को अपने छोटे पोते चुक्कू को दिया हुआ खत पढ़ा मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि बहन अलामो इस शादी से खुश नहीं है और ना ही ये कोई प्रेम विवाह, बल्कि वो तो सब कुछ रेगन के पिता के कहने पर कर रही है। उन्होंने कहा था कि अगर वो उसके बेटे से शादी कर लेगी तो उसके भाई द्वारा नाव के लिए लिया गया कर्ज माफ कर दिया जाएगा। बल्कि मुझे यहाँ जेल से कुछ लोगों से पता चला कि रंगन अच्छा इंसान नहीं है। आप प्लीज किसी भी कीमत पर यह शादी ना होने दीजिए। अब एक तरफ जिंदगी और मौत की कसमकस, दूसरी तरफ बहन की बर्बाद हो रही जिंदगी कामरान को उलझन में डाल देती है। वो सबसे साफ साफ कह देता है कि तुम लोग जल्दी फैसला कर लो, कौन 2 लोग कूदने वाले हैं। मैं ज्यादा देर अब इंतजार नहीं कर सकता। मेरी बहन की कल शादी है और उससे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर किसी ने फैसला नहीं किया तो मैं खुद उन 2 लोगों को ढकेल दूंगा। रात भी काफी ज्यादा हो गई, अब बम किसी समय फट सकता है, इसीलिए जो कुछ भी फैसला करना है रात भर में कर लो। इसके बाद वो सभी पेपर में एक दूसरे का नाम लिखते हैं और फैसला करते हैं जिसका नाम सबसे ज्यादा बार आएगा उसे पानी में फेंक दिया जाएगा। मगर हैरत की बात यह थी कि रात में गहरी नींद में होने की वजह से कामरान और उसकी दादी इस बात से पूरी तरह अनजान थी। सभी अपने अपने बारे में सोच रहे थे, कोई बेटे के इलाज के बारे में, कोई अपने कर्ज के बारे में, तो कोई अपनी बेटी की शादी के लिए। वेल, जब कागज की पुतली आंख खुलती है तो सबसे ज्यादा नाम कामरान और दादी का निकलता है, यानी कि जिसकी नाव है, जिसने इन लोगों को अभी तक जिंदा रखा, अब उसे ही अपनी जान देनी पड़ेगी। शायद कहीं न कहीं एरविन की चाल कामयाब हुई। आखिर अंग्रेजों ने भारतीयों को ऐसे ही तो अलग किया। एक लक्ष्मी ही थी जो इस फैसले से सख्त खिलाफ थी,
और ना ही कोई इन दोनों की जान लेने की हिम्मत जुटा पा रहा था। इरविन राजा को उन्हें मारने के लिए भड़काता है। सभी मिलकर उन दोनों माँ बेटे को जान से मार देते हैं, परंतु खुशकिस्मती से ये सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी का एक सपना होता है, जिसकी वजह से वो चौंक उठती है और कामरान की आंखें खुल जाती है। देखते ही देखते 48 घंटे बीत चुके हैं। सुबह होने को है, तभी हम दादी को नदी में कूदकर तैरते हुए देखते हैं। वो कामरान को भी अपने पीछे बुलाती हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका है नाव में बैठे सभी लोग डर चुके हैं। वो धीरे धीरे पापी होते जा रहे हैं और अपने पोते को समझाती हैं कि समुंदर उनकी माँ है, सूर्य उनका साथी है, फिर आखिर डर किस बात का है, क्या पता हम किनारे तक पहुंच ही जाएं। और ये सुनकर कामरान अपनी दादी के पीछे पीछे तैरते हुए चल देता है और कहानी यहाँ से 14 दिन बाद चली जाती है, जहाँ हम सभी लोगों को इरविन के साथ देखते हैं। उन्हें कहीं न कहीं दादी और कामरान की फिक्र थी, लेकिन उनके बारे में किसी को अखबार में कोई जिक्र नहीं था, जिससे साफ अंदाजा लगाया जाता है शायद शार्क ने उन्हें अपना निवाला बना लिया। तभी मागेश को सामने वाली टेबल पर एक रुमाल पड़ा मिलता है, जो किसी और का नहीं बल्कि लक्ष्मी का ही होता है, जिसे उसने कामरान को दिया था। इरविन पूछता है कि ये रुमाल यहाँ कैसे आया, तो एक पुलिसकर्मी बताता है कि 2 भाइयों ने मिलकर कुछ दिन पहले सिमोडो में एक शादी रुकवा दी, जिसकी वजह से हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ये उन्हीं में से एक का है। बस फिर क्या था, इरविन फौरन कामरान और उसके भाई को रिहा करवा देता है। आखिर उसकी वजह से वो सभी आज जिंदा है। जाते जाते इरविन उससे पूछता है कि तुमने हम सभी की जान बचाई, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। नादान कामरान जवाब देता है, ना ही उसे दौलत चाहिए ना ही शोहरत, बस अगर उसे वो अपना गांव वापस मिल जाए जिसकी नींव उसके पुरखों ने रखी है तो यही काफी होगा। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी हमें एहसास दिलाती है कि हमारा गांव, हमारा देश, हमारी मिट्टी हमारे लिए कितना मायने रखती है। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन आखिरी समय पर हमेशा अपने देश में रहना चाहते हैं। वेल, आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।